अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। लहू के ताजरों की सफाकी और स्याहकारियों की लहू रंग दास्तान। लम्हा लम्हा दहशत, लम्हा लम्हा मौत की तरफ बढ़ती हुई कहानी। लहू के ताजर। किस नंबर 5। आहट महसूस करके कमाल ने लेक्चर देते देते दरवाजे की तरफ देखा। उसकी आंखें हैरत से फैल गई थीं। दरवाजे में एक शख्स खड़ा था। उसके हाथ में शॉटगन नजर आती थी जिसका रुख उसके पेट की तरफ था। उसका पहला रद्द-ए-अमल ये था कि वो क्या करे। फिर उसने सोचा कहीं ये रईस से गुज़िश्ता रोज़ की गुफ्तगू का नतीजा तो नहीं। फिर उसे ख्याल आया कि हो न हो ये मजाक है, लेकिन उसे किसी नतीजे पर पहुंचने का मौका ही न मिल सका। मिस्टर कमाल, अगर आप अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। हम कुछ अरसे के लिए आपकी क्लासरूम मुस्तार ले रहे हैं। सुना आपने? बदकिस्मती से आप और आपके तलबा क्लासरूम में शामिल हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब पुरसुकून और खामोश बैठे रहें। खामोश बैठने के सिवा आपके पास कोई चारा नहीं। हम आपसे तहजीब और ताउन के मुतमन्नी हैं, लेकिन आपकी तरफ से मुज़ाहमत या कोई तशद्दुद वाली कार्रवाई हुई ना तो आपके लिए हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इसके लिए आप हमें तैयार पाएंगे। अब आप तशरीफ़ रखिए। कमाल को वो सब कुछ बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, ताहम वो बैठ गया। उसने देखा कि पूरी क्लास पर सख्ता तारी है। शॉटगन ने उन्हें दहला कर रख दिया था। उसका हंसने को जी चाहता था, लेकिन सूरत हाल बहुत ज़्यादा संगीन नज़र आती थी। वो चुप था। वो सब कुछ मजाक नहीं था, ना ही कोई डरावना ख्वाब था। ये एक अलग बात थी कि वो किसी एतबार से भी हकीकत नहीं महसूस होता था। उस मदाखलतकार के चेहरे पर वाहिद काबिल शनाख्त नकूश उसके पतले पतले होंठ थे। इसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता था। बाकी सब कुछ कपड़े में छुपा था। उसी वक्त आग के खतरे वाला अलार्म चिल्लाने लगा। कमाल बुरी तरह से चौंक पड़ा। आप सब बैठे रहें, शॉटगन बरदार ने कहा। यह अलार्म आप लोगों के लिए नहीं है। नज़ीर ने आग के खतरे वाला अलार्म खींचा और मुंतज़िर खड़ा रहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सब कुछ इतनी आसानी से हो गया। वो वैन को स्कूल के मशरकी दरवाजे से लेकर अहाते में दाखिल हुए। उन्होंने अपना तमाम सामान और खुराक और बाकी ज़ख़ीरा नीचे उतार दिया। फिर मशकूर तीसरी मंजिल पर जाने के लिए जीने की तरफ को चल पड़ा। नज़ीर ने वैन पार्क कर दी। मशकूर ने आकर इत्तला दी कि मैदान अब साफ़ है। जब उन्हें मैदान साफ़ मिला तो वो चारों सामान उठाकर तीसरी मंजिल के फैकल्टी रूम की तरफ को चल दिए, जो बिल्कुल सुनसान पड़ा था। फैकल्टी रूम पर कब्जा करते ही बाबर कॉरिडोर में जा निकला और आखिरी क्लासरूम में दाखिल हुआ। सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हुआ था। बाबर के जाने के 2 मिनट बाद नज़ीर ने सर बाहर निकालकर जायज़ा लिया और फिर करीबी फायर अलार्म का लीवर खींच दिया। फिर वो तमाशा देखता रहा। क्लासों से घबराए हुए तलबा और टीचर बाहर निकले और जीने पर हंगामा बरपा हुआ। सब बैक वक्त बाहर निकलना चाहते थे। इस मामले में भी बाबर की पेशगोई बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई थी। चंद मिनट के अंदर अंदर क्लासों की रोशनियां बुझ गई थी और तमाम तलबा फिर बाहर निकल गए थे। जैसे ही वो मंजिल खाली हुई, नज़ीर ने बाहर निकलकर चेक किया कि तमाम क्लासें खाली हो चुकी या नहीं। फिर वापस आकर उसने रिपोर्ट दी। अब एक एक बैग ले लो और उसे हर जीने पर 3-3 सीढ़ियाँ नीचे लुढ़का दो। नज़ीर ने दोबारा से हिदायत दी। ये हिदायत उसे बाबर से मिली थी। बैग रखने के बाद चेक कर लेना कि रेडियो ऑन है या नहीं। रेडियो ऑन होना चाहिए, ऑफ नहीं। ये कहकर वो खुद दरमियानी जीनों की तरफ को चल पड़ा। बम का बैग चौथी सीढ़ी पर रखते हुए उसे करीब ही किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने सर घुमा कर देखा तो एक नौजवान औरत को सामने खड़ा पाया। क्या बात है, क्या चाहती हो तुम? उसने सवाल किया। मैं कमाल को लेने के लिए वापस आई हूँ, औरत ने आहिस्तगी से जवाब दिया।
नज़ीर एक कदम पीछे हटा और उसने औरत पर राइफल तान ली। कौन कमाल, कौन? बोलो। कमरा नंबर 21 का टीचर है, उसे लेने आई हूँ। तुम क्या चाहते हो? वो तो नीचे नहीं आ सकता, लेकिन मेरा ख्याल है तुम ऊपर चली जाओ। सूफिया पीछे हटने लगी। नहीं, सुनो, मुझे मजबूर ना करो, मैं तुम पर गोली भी नहीं चलाना चाहता। सुना तुमने? मुझे नहीं मालूम कि तुम यहाँ क्या करते हो। मुझे इन तमाम बातों से बिल्कुल अलहदा कर दो। बेहतर यही है कि ऊपर आ जाओ। तुम ना चाहते हुए भी अब इस सारे किस्से में मुलव्विस हो चुकी हो, इसलिए चुपचाप ऊपर चली जाओ। मुझे जाने दो। अब तुम ऊपर आ जाओ मोहतरमा, वरना मेरे हाथों ज़ाया हो जाओगी। जल्दी करो। सूफिया पलटी और सीढ़ियों पर नीचे की तरफ भागने लगी। उसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि गोलियां उसके सर को छूती हुई गुजर रही हैं। वो खौफ से अपनी जगह पर जमकर रह गई। नज़ीर ने करीब आकर उसे बाजू से थामा और घसीटता हुआ ऊपर की तरफ को ले चला। अब सूफिया में मज़ाहमत की ताकत बिल्कुल नहीं बची थी। ऊपर पहुंचकर उसने शहला को पुकारना चाहा। शहला, यहाँ आओ, इसे क्लास में ले जाओ और दूसरों के साथ जमा करा दो, जल्दी। शहला फैकल्टी रूम से बाहर निकली। उसने राइफल से सूफिया को कवर दे दिया था। इसे क्यों धर लिया तुम लोगों ने? उसने सवाल किया। मेरी मर्जी, बस इसे ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, नज़ीर ने कहा और सूफिया को शहला की तरफ धकेल दिया। शहला सूफिया को लेकर आखिरी क्लासरूम की तरफ चली गई। नज़ीर फैकल्टी रूम की तरफ को चला गया। मशकूर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसे फायरिंग की आवाज़ों से तशवीश महसूस होती थी, इसीलिए वो चुपचाप खड़ा था। ये जंजीर ले जाओ और बम के बैग को इस तरह कोने वाले जीने की तरफ रेलिंग से बांध दो, जैसे मैंने बताया था, नज़ीर ने कहा। ज़रा ढंग से बांधना, देखना कहीं लुढ़क ही ना जाए। ये ना हो कि कोई आए और बैग खोलकर चलता बने। सुना तुम लोगों ने? प्रिंसिपल जमीलुर रहमान ने अपने कमरे में फायर अलार्म की आवाज़ सुन ली तो वो चौंक कर उठ खड़े हुए। उन्होंने सोचा फिर किसी बच्चे ने शरारत कर डाली है। ऐसा तो अक्सर होता था, कोई अलार्म बजा देता और क्लासें बाहर ग्राउंड में जमा हो जाती। इसके तदारुक की कोई तदबीर उन्हें आज तक नहीं समझ में आई थी। वो बैरूनी ऑफिस में चले आए तो शीशे की दीवार से उसे 1500 तलबा का हुजूम साफ नज़र आ रहा था। मैं ऑल क्लियर का अलार्म बजा दूं सर? सेक्रेटरी मिसिस जाफरी ने उनसे सवाल किया। रहने दो, मैं जाकर अलार्म खुद चेक करूंगा और उसे खुद ऑफ कर दूंगा, जमीलुर रहमान साहब ने जवाब दिया। वो बाहर कॉरिडोर में निकल आए और अलार्म चेक कर लिए। मुखालिफ सिमत से उसे पीटीआई मुजफ्फर खान भी आता नजर आ रहा था। तलबा तो सब निकल आए हैं, मुजफ्फर खान ने कहा। तीसरी मंजिल का अलार्म होगा, क्योंकि सत्तार साहब ने बाहर आते हुए दूसरी मंजिल के तमाम अलार्म तो चेक कर लिए थे। शायद ये तीसरी मंजिल का अलार्म बज रहा था। वो दोनों कोने वाले जीनों की तरफ को चल पड़े। आज दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ था, जमीलुर रहमान साहब ने आहिस्ता से कहा। हर तरफ सुकून था। क्लासों में हाजिरी भी बहुत अच्छी थी। पार्किंग लॉट में छुप कर सिगरेट पीता हुआ कोई नज़र नहीं आया था, मगर मुझे यकीन था कि ये सुकून कायम रहने वाला नहीं है। वो तीसरी मंजिल की लैंडिंग से तेज़ी से मुड़े। जमीलुर रहमान साहब के मुंह से फ़ौरन निकला, अल्लाह की पनाह। शकूर की शॉटगन उसके चेहरे से बमुश्किल चंद इंच दूर ही थी। रुक जाओ और वापस चले जाओ, मशकूर गुर्राया, वरना तुम्हारा भेजा उड़ा दिया जाएगा। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मुजफ्फर खान तेज़ी से आगे बढ़ा। पीछे हट जाओ, पीछे। जमीलुर रहमान साहब के लिए इतना ही काफ़ी था। उन्हें अंदाज़ा हुआ कि कोई संगीन नौयत का वाक़या पेश आ गया है और कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ भी हो रही है, और वो इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। अब वो सब लोग बेबस हैं। वो पीछे हटने को थे। मुझे नहीं मालूम था कि ये क्या चक्कर है, लेकिन मैं पीछे हटने वाला बिल्कुल नहीं, मुजफ्फर खान ने तेज़ी से कहा और सीढ़ियाँ चढ़कर मशकूर की तरफ ही बढ़ने लगा। ठहरो, ठहर जाओ मुजफ्फर खान, ठहरो। जमीलुर रहमान साहब ने उसका हाथ थामकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मुजफ्फर खान ने झटके से हाथ छुड़ा लिया। वो सिर्फ 3 सीढ़ियाँ चढ़ा था कि कान फाड़ देने वाला एक धमाका हुआ और वो नीचे लैंडिंग पर जा गिरा। जमीलुर रहमान साहब पहले ही पलटकर शॉटगन की रेंज से दूर सीढ़ियाँ उतरते चले जा रहे थे। वो तीसरी मंजिल से पलटे ही थे कि उनके सर के ऊपर दीवार से गोलियां टकराईं। दीवार से प्लस्तर उखड़ा और उनके चेहरे से जोरदार तरीके से जाकर टकराया। वो अपने ऑफिस में दाखिल हुए तब भी भाग रहे थे। पुलिस का फ़ोन मिलाओ जल्दी, उसने हाँफते हुए मिसिस जाफरी से कहा। मिसिस जाफरी ने दहशत भरी नज़रों से उनके चेहरे की तरफ को गौर से देखा। अरे आप तो खूनम खून हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम नंबर मिलाओ, जल्दी करो,
जमील उर रहमान साहब ने दीवार से टेक लगाकर अपने जिस्म के लर्जे पर काबू पाने की नाकाम सी कोशिश की, लेकिन खौफ की लहर ने उनकी इस कोशिश को बिल्कुल नाकाम बना के रख दिया था। मिसेस जाफरी ने रिसीवर उनकी तरफ बढ़ा दिया। उस वक्त तक वो खुद पर भी काबू नहीं पा सका था। मैं पाइनवुड कॉन्वेंट स्कूल का प्रिंसिपल बात करता हूँ, जमील उर रहमान, उसने लर्जीदा आवाज़ में कहा। यहाँ स्कूल में इमरजेंसी सूरत हाल पेश आती है। इमारत की तीसरी मंजिल पर एक मुसल्ला आदमी मौजूद है। वो हमारे एक टीचर को पहले ही शूट कर चुका। जल्दी करें प्लीज़, कुछ करें, हमारी मदद करें। मशकूर के दूसरे फायर से पहले ही बाबर कमरे से बाहर निकल चुका था। फायर नज़ीर ने भी किया था, लेकिन बाबर को तशवीश नहीं हुई थी। नज़ीर समझदार आदमी था, लेकिन मशकूर की शॉटगन की गरज ने उसे वहशत में मुब्तला कर दिया था। वो जानता था कि मशकूर कुछ भी कर सकता था। मशकूर को तो खून बहाकर खुशी महसूस होती थी। वो ज़ीनों पर पहुंचा तो उसके अंदेशे की तस्दीक हो गई। लैंडिंग पर जो शख्स पड़ा था, उसके सीने में एक छोटी खिड़की जितना मुहीब खला नजर आता था। इसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो मर चुका था। क्या हुआ? उसने मशकूर से सवाल किया। ये मुझसे हाथापाई करता था, शॉटगन छीनना चाहता था, मैंने इसे सुला दिया, चुप करवा दिया। मशकूर ने तकरीबन वजाहत दे दी। और दूसरा फायर, इसके साथ एक और शख्स भी था, वो बच निकला। मशकूर ने बड़े अफसोस के साथ कहा। बाबर तेजी से पलटा और फैकल्टी रूम की तरफ को चल पड़ा। फैकल्टी रूम पहुंचकर उसने इंटरकॉम उठाया और बजर दबा दिया। दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ उभरी, अपने प्रिंसिपल से बात करवाओ। फिर वो इंतज़ार करता रहा। मर्दाना आवाज़ सुनते ही उसने सख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हें तंबीह करता हूँ, पुलिस को तीसरी मंजिल से दूर ही रखना, वरना ये खून में नहा जाएगी। तुम्हारे 2 टीचर्स और तलबा की एक पूरी क्लास हमारे कब्ज़े में कैद है। ज़रा सी गड़बड़ हुई ना तो उनकी ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दी जा सकेगी। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं हो सकता कि हम किस कदर मुनज़्ज़म तंजीम हैं और हमारी पोजीशन कितनी मजबूत नज़र आती है। रिसीवर रखने के बाद वो बाहर निकला। शहला और नज़ीर राहदारी में मौजूद थे। नज़ीर ने कहा, मेरा तो ख्याल था कि खून खराबा ज़रा भी ना होगा। हम यहाँ क्रिकेट खेलने तो नहीं आए थे ना। सूरत हाल हमारे अंदाजे से मुख्तलिफ भी तो होगी, और जब मुख्तलिफ होगी तो खून भी बहेगा। बाबर ने तेज़ लहजे में उसको वजाहत दी। तुम इस लाश को ले जाकर दूसरी मंजिल पर डाल दो। मुझे डर है कि हमारे अपने पत्ते मेज़ पर फैलने से पहले ही स्कूल पुलिस वालों से भर जाएगा। और हाँ, ज़रा मुझे रेडियो तो दो, मैं सुनूं तो सही। शहला रेडियो लेने चली गई। बाबर और नज़ीर टहलते हुए सीढ़ियों की तरफ चले गए। वो लाश को घसीटते हुए दूसरी मंजिल पर ले गए। लाश अपने पीछे एक पगडंडी बनाती चली जा रही थी। वो वापस आए तो शहला हाथ में रेडियो लिए खड़ी नजर आई। बाबर ने उससे फ़ौरन रेडियो लिया और बटन दबा दिया। हेलो शहनाज, मेरी आवाज़ सुनती हो? शहनाज अपार्टमेंट की खिड़की में खड़ी सड़क पार स्कूल के मैदान का जायज़ा ले रही थी। वो वहाँ की नकलो हरकत से सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। तलबा इधर उधर बिखरे नज़र आते थे। टीचर्स एक टोली बनाए दूर खड़े नज़र आते थे। स्कूल की इमारत से कोई निकल कर आया और उसने टीचर्स से कहा और फिर कुछ कहकर वापस चला गया। ऐसा कई बार हुआ था। शायद टीचर्स के लिए हिदायत आती थी। फिर शहनाज को ऐसा लगा कि उसने फायरिंग की आवाज़ सुन ली। बाबर की कॉल ने उसे बुरी तरह चौंका दिया। हाँ, मैं सुन रही हूँ, बोलो, उसने कुछ गड़बड़ा कर कहा। पुलिस यहाँ पहुँचने वाली है। मुझे डर है कि वो हम पर धावा बोल देंगे। मुझे बाखबर रखना। क्या कहा मैंने? सुना तुमने? मुझे बहुत ज़्यादा बाखबर रखना। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। ये बताओ, अब वहाँ क्या हो रहा है? मशकूर ने एक टीचर को ख़त्म कर दिया है। वो हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। बाबर ने तफसील से बताया। बाकी सब खैरियत है। शहला का क्या हाल है? फर्स्ट क्लास। अब वो बहादुर साबित हो रही है, बाबर ने जवाब दिया और दिल ही दिल में खुश होकर कहा, अब अदाकारी की ज़रूरत जो नहीं रही। और सुनो शहनाज, तुम ख़ास तौर पर छत पर ज़रूर नज़र रखना। उनके पास हम तक पहुंचने का वही एक रास्ता मौजूद है। वो वहां से आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है बाबर, मैं ख्याल रखूंगी। राब्ता मुनक़ता करके बाबर बाहर को निकला और उसने तीनों ज़ीनों से बंधे हुए चार्जेस को अच्छी तरह से चेक कर लिया। अब वो घबरा रहा था। अगर 100-150 पुलिस वालों ने धावा बोल दिया तो डायनामाइट के 3 चार्जेस और चंद गनें उन्हें नहीं रोक सकेंगी। शहला, तुम क्लासरूम के अंदर चली जाओ और मशकूर को यहाँ भेज दो, उसने कहा।
وہ مشکور کے آنے تک مضطربانہ انداز میں ادھر ادھر ٹہلتا رہا۔ پھر وہ مشکور سے بولا، ہم تینوں کو تینوں زینوں پر بہت گہری نگاہ رکھنی پڑے گی، جھکے رہنا اور کھڑکی سے دور ہی رہنا۔ اگر انہوں نے اوپر آنے کی کوشش کی تو تینوں چارجز میں خود اڑا دوں گا، ایسے میں تم بموں سے ذرا دور ہٹ کے کھڑے رہنا۔ اس نے مشکور اور نذیر کو غور سے دیکھ کر کہا، میں درمیانی سیڑھیاں سنبھال لوں گا، تم باقی جگہ کا خیال رکھنا، تاکہ فیکلٹی روم اور فون کے قریب میں ہی رہوں اور کوئی نہ جائے۔ بس اب جاؤ، چلے جاؤ، اپنی اپنی ڈیوٹی سنبھالو۔ کمال سناٹے کے سے عالم میں اپنی کرسی پر بیٹھا نظر آتا تھا۔ وقت جیسے ٹھہر سا گیا تھا۔ اس کے تمام طلباء بھی خاموش بیٹھے تھے، یوں بت بنے بیٹھے تھے جیسے ابد کا حصہ بن گئے ہوں۔ کمال اٹھنا چاہتا تھا اور صوفیہ کے پاس جانا چاہتا تھا جو کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی، لیکن وہ خواہش اور کوشش کے باوجود ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ دروازے کے باہر ایک ہیولا دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا نظر آ رہا تھا۔ کمال کو یقین تھا کہ وہ کوئی عورت ہے۔ اس کے ہاتھ میں رائفل بھی تھی۔ رائفل کی بظاہر کوئی اوقات نظر نہ آتی تھی۔ وہ انسان کا بنایا ہوا ایک ہتھیار تھا اور اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن کمال اس کی ہلاکت خیزی سے بھی آگاہ تھا۔ اس بھری پوری کلاس کے لیے اجنبی ہاتھوں میں رائفل کی موجودگی مہلک ثابت ہو سکتی تھی، اسی لیے وقت کچھ ٹھہر سا گیا تھا، ساکت ہو گیا تھا۔ کمال کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا، اب وہ کیا کرے۔ وہ کچھ کرنا چاہتا تھا، چاہے صرف کھڑا ہی ہو جائے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ کچھ بھی اس کے بس میں تھا ہی نہیں۔ صوفیہ اچانک سے پلٹی اور اس کی میز کی طرف چلی آئی۔ اسی لمحے باہر کھڑی عورت بھی اندر آ گئی۔ صوفیہ نے اس سے آہستہ سے کہا، ہمیں بتاؤ تو صحیح یہ سب کیا ہے اور کیوں کر رہے ہو تم سب لوگ؟ عورت نے سر اٹھایا۔ دھوپ کا بڑے فریم کا چشمہ جیسے صوفیہ کو گھورتا چلا جا رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، تم لوگ کچھ عرصے یہیں قید رہو گے، چلو کچھ نہ بتاؤ، ہمیں بات کرنے اور چلنے پھرنے کی اجازت تو دے دو نا۔ ہم یہاں غیر معینہ مدت تک یوں پتھر کے بت بن کر تو نہیں بیٹھ سکتے نا۔ صوفیہ نے کہا، تم اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو کر ہاتھ پاؤں کھول سکتے ہو۔ عورت آہستہ سے بولی، بات بھی کر سکتے ہو، مگر آہستہ آواز میں، اونچی آواز میں بالکل نہیں۔ لیکن کسی نے میرے قریب آنے کی کوشش کی نا تو میں اسے شوٹ کر کے رکھ دوں گی۔ کمال بھی آہستہ سے سن رہا تھا۔ عورت کا لہجہ جذبات سے عاری تھا۔ اس نے سوچا، کاش میں اس عورت کی آنکھوں میں دیکھ سکتا۔ یہ جسمانی طور پر تو عورت معلوم ہوتی ہے، لیکن نسوانی نرمی اور جذبات سے بالکل محروم لہجے والی عورت ہے۔ یوں وہ بالکل اندھیرے میں تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا سابقہ کس عورت سے پڑا ہے۔ صوفیہ نے کرسی کھینچی اور کمال کے برابر میں بیٹھ گئی۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں، وہ سرگوشی میں بولی۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں آخر؟ کمال کو کچھ عجیب سا لگا۔ وہ طلباء کو کلاس روم میں سرگوشی میں بات کرنے سے بہت زیادہ منع کیا کرتا تھا، لیکن اب خود ایسا کرنے پر بہت زیادہ مجبور بھی تھا۔ میں کیا بتاؤں، بس میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ مسلح شخص دروازے پر کھڑا نظر آ رہا تھا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ یہ کتنے افراد ہیں؟ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اب تک میں نے 3 مختلف افراد کو دیکھا تھا، میں 4 کو دیکھ چکی۔ ایک نے مجھ پر گولی بھی چلائی۔ گولی 2 انچ نیچے چلائی گئی ہوتی نا تو میں اس وقت یہاں پر موجود نہ ہوتی، بلکہ ختم ہو گئی ہوتی۔ تم کیسے آ پھنسی یہاں پر؟ میں یہ دیکھنے آئی تھی کہ تم اپنی کلاس کو لے کر نیچے کیوں نہیں آئے ہو اب تک۔ کیا باقی سب کلاسیں نیچے پہنچ گئی تھیں؟ ہاں، پورا اسکول باہر میدان میں جمع ہے۔ کمال نے پینٹ کی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور کچھ سوچنے لگا۔ پتہ نہیں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ پتہ نہیں، اب تک میں 3 فائروں کی آواز بھی سن چکی، اور جس شخص نے مجھ پر گولی چلائی تھی نا، میرے خیال میں وہ زینے کی ریلنگ سے بم باندھتا ہے۔ صوفیہ کہتے کہتے رکی، پھر آہستہ سے بولی، یہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں بے حد سنجیدہ بھی نظر آتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم جتنی جلدی یہاں سے نکل جائیں اتنا ہی بہتر رہے گا، ہم سب کے حق میں، بچوں کے بھی اور اساتذہ کے بھی۔ کمال نے اب سر اٹھا کر غور سے دیکھا۔ کوئی احمقانہ قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں صورتحال کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے صوفیہ۔ کوئی احمقانہ قدم نہیں اٹھائے گا، سن لو تم سب لوگ۔ صوفیہ مزید اس کے قریب جھک آئی۔ ہم کھڑکیوں کے راستے نہیں نکل سکتے کیا؟ کمال بتاؤ نا، ہم وہاں سے نہیں نکل سکتے؟ کمال نے کنکھیوں سے رائفل بردار عورت کی طرف دیکھا۔
इस राइफल की मौजूदगी में तो हम कहीं हिल भी नहीं सकते, तुम कहीं भागने की बात करती हो। अब क्लास में आवाज़ें उभर रही थी। लड़के खड़े होने और हाथ पांव खोलने की इजाज़त से इस्तिफादा कर रहे थे। लड़कियां आपस में सरगोशियां करने लगी थीं। वो आवाज़ें ज़रा बुलंद हुई तो राइफल बरदार लड़की कुछ इस्तराब की कैफियत में बोलने लगी, चुप हो जाओ। कमाल उस पर नज़र रखे हुए था ताकि लड़की के तशद्दुद करने से पहले पहले तमाम तलबा को रोक टोक कर सके, लेकिन इस बात की नौबत ही ना आई। दूर से सायरन की आवाज़ सुनाई देने लगी जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी। चंद ही लम्हे बाद बाहर गाड़ियां रुकने की आवाज़ें हम तक पहुंचने लगी और आहिस्ता आहिस्ता टायर चरचराए। सायरन खामोश हुए। कमाल का अंदाज़ा था कि वो कम अज़ कम 6 गाड़ियां थीं। गाड़ियों के रुकने के बाद संगीन खामोशी छा गई, ये जानने के बारे में कि चक्कर क्या है। कमाल का तजस्सुस मज़ीद बढ़ गया था। प्रिंसिपल जमीलुर रहमान ने अपने ऑफिस के दरवाजे में खड़े होकर वो मंजर देखा। पुलिस की गाड़ियां पार्किंग एरिया में आकर रुक गईं। पुलिस के जवान उछल उछल कर नीचे उतरे और फौरन ही उन्होंने गाड़ियों की ओट में पोजीशनें संभाल ली। जमीलुर रहमान साहब को सूरत हाल की संगीनी के बावजूद वो सब कुछ बहुत अच्छा खासा मसखरापन महसूस होता था। वो चंद लम्हे इंतज़ार करता रहा कि उसकी तरफ आएंगे, लेकिन फिर उसे अंदाज़ा हुआ कि वो आसानी से अपनी पोजीशन छोड़ने वाले बिल्कुल नहीं। चुनांचे वो खुद करीब तरीन पुलिस कार की तरफ चला गया। जमीलुर रहमान उस तरफ से भी परेशान था। ये ज़रूर था कि गुज़िश्ता 10 सालों में इलाके की पुलिस को जदीद खतूत पर उस्तवार तो कर दिया गया था, लेकिन इलाके में बस छोटे मोटे जराइम ही हुआ करते थे या फिर कोई ख़ानदानी दुश्मनी की बुनियाद पर कोई कत्ल वगैरह हुआ करता था। इसके अलावा कुछ नहीं। उनके ख़याल में मकामी पुलिस ऐसी मुनज़्ज़म वारदात से निमटने की अहलियत बहरहाल नहीं रख सकती थी, क्योंकि उनका किसी संगीन चैलेंज से कभी वास्ता ही ना पड़ा था। जमीलुर रहमान साहब खुद भी इस मसखरेपन में शामिल हो गए थे। वो करीबी कार की ओट में दुबके हुए इंस्पेक्टर के पास उकड़ू बैठ गए। मैं इंस्पेक्टर इशफाक हूँ, पुलिस अफसर ने अपना तारुफ करवाया, और मैं जमीलुर रहमान, इस स्कूल का प्रिंसिपल। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ क्या सूरत हाल है और ये सब कैसे हुआ। जमीलुर रहमान साहब ने तीसरी मंजिल की तरफ इशारा किया। वहाँ कम अज़ कम 2 मुसल्लह अफराद मौजूद हैं। उनमें से एक ने हमारे पीटीआई को शूट किया। उसने मुझ पर भी गोली चलाई थी। इसके फ़ौरन बाद ही उसने तीसरी मंजिल के फैकल्टी रूम से इंटरकॉम पर मुझसे बातचीत भी की थी। उसने मुझे धमकी दी थी कि पुलिस को स्कूल की इमारत से दूर ही रखा जाएगा, वरना बहुत खून खराबा भी हो सकता था। उन्होंने 2 टीचर्स और एक पूरी क्लास को यरगमाल बनाकर रख लिया है। कौन सी क्लास है वो? तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 21, उसमें अंग्रेज़ी की क्लास जारी थी। जमीलुर रहमान साहब ने इशारा किया। और उन लोगों के मुतालबात क्या हैं, ये तो बताइए। मुझे नहीं मालूम, उन्होंने हमें नहीं बताया। इंस्पेक्टर भर कर रह गया। खैर, ये तो मालूम हो ही जाएगा। पहले तो हमें दूसरे मामलात की फ़िक्र करनी है ना। यहाँ मौजूद तमाम लोगों को बाहर निकालना है। आप ऐसा करें, तमाम लड़कों को क्रिकेट स्टेडियम में जमा कर लें, फिर उन्हें अकबी गेट से बाहर निकाल दिया जाएगा। बहुत बेहतर, ये काम भी हो जाएगा। गुड। जो तलबा हॉस्टल में रहते हैं उन्हें फ़िलहाल किसी और स्कूल में पहुंचा दिया जाएगा। ये काम जल्द अज जल्द कर लें, और मैं देख रहा हूं कि आप आज़ादाना तौर पर बिल्डिंग में आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। आप इंटरकॉम पर उनसे रब्ता कायम कीजिए और पूछिए कि वो क्या चाहते हैं। ये भी मालूम कर लीजिए कि ज़ख्मी टीचर को निकाला जा सकता है या नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद नहीं कि मुजफ्फर खान जिंदा होगा। क्यों? उसे सिर्फ चंद फुट के फासले से शूट किया गया था, और वो भी शॉटगन से। शायद वो जिंदा ना बच सका हो। इंस्पेक्टर इशफाक की नज़रें झुक गईं। ठीक कहते हैं आप, इम्कान तो इसी बात का है। फिर भी हमें कुछ उम्मीद तो रखनी चाहिए ना। जमीलुर रहमान साहब उठकर खड़े हुए। और अगर वो तुमसे बात करना चाहें तो फिर क्या होगा? हमारे एसपी साहब आने ही वाले हैं, इस मामले को वो खुद देखेंगे। ठीक है, ठीक है, जमीलुर रहमान साहब ने कहा और बिल्डिंग की तरफ को चल पड़े। जाते हुए उन्होंने नज़रें उठाकर तीसरी मंजिल की तरफ गौर से देखा। वहाँ उन्हें एक साया सा नज़र आया। वो अपने दफ्तर में दाखिल हुए, जहाँ मिसेस जाफरी फ़ोन के पास बैठी उनकी वापसी का इंतज़ार कर रही थी। बाहर जाओ और टीचर्स से कहो कि तमाम तलबा को क्रिकेट स्टेडियम में लेकर चले जाएं। मैं उन्हें वक्ती तौर पर किसी दूसरे स्कूल में शिफ्ट करने की बात करता हूँ। अब इस बिल्डिंग में किसी को नहीं आना चाहिए। निकलो यहाँ से। तुम भी वहाँ चली जाओ तो फिर वापस ना आना।
پھر انہیں کچھ خیال آیا کہ اسکول کا اپنا ہاسٹل اسکول کی بلڈنگ سے خاصا دور اور محفوظ ہے، اور آپ کا کیا ہوگا؟ اسکول کا پرنسپل بھی بحری جہاز کے کیپٹن کی طرح ہی ہوتا ہے نا، اسے بھی جہاز کے ساتھ ڈوبنا ہوتا ہے۔ جمیل الرحمن صاحب کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ نظر آئی۔ اس کی ضرورت تو نہیں پڑے گی نا؟ مسز جعفری نے کہا، مجھے یہاں کچھ کام کرنے ہیں اور پھر میں نکل پڑوں گا، تم بالکل فکر نہ کرو، پرنسپل صاحب نے کہا اور اندرونی کمرے کی طرف کو چل پڑے۔ اپنی کرسی پر بیٹھ کر وہ دیر تک سوچتے رہے۔ انہیں اپنے پیٹ میں کچھ گرہیں سی پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا ہمیشہ ہی ہوتا تھا۔ ایک ایسے اسکول کا پرنسپل ہونا کوئی آسان کام نہ تھا جو مغربی طرز پر چلایا جاتا ہو اور جس میں بڑے اہم لوگوں کے بچے پڑھتے اور رہتے ہوں۔ مسائل ہی مسائل نظر آ رہے تھے جن سے نمٹنا پڑتا تھا۔ مسائل کھڑے کرنے والے طلباء سے خوش اسلوبی سے نمٹنا، انتظامی مسائل حل کرنا اور ٹیچرز کا خیال رکھنا ان کی ذمہ داری تھی۔ یہ عہدہ ویسے ہی پھولوں کی سیج نہیں تھا، اور یہ پھر نئی افتاد جو آج پڑ گئی تھی۔ اسے مظفر خان کا خیال آیا تو پریشانی اور مزید بڑھ گئی۔ انہوں نے ہاسٹل کے وارڈن سے بات کرنے کے لیے ریسیور اٹھایا ہی تھا